Okay, so today we are going to discuss lattice vibration in a one-dimensional diatomic lattice. Okay, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो किस तरह से आपके क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, साइड में आ जाओ फटाफट से, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल लो पहले आप लोग फटाफट से। Just draw an heading: lattice vibration lattice vibration in a one dimensional in a one dimensional diatomic lattice diatomic lattice। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्योंकि डाइएटॉमिक है ना, एक कल हमने पढ़ा था मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के अंदर एक ही तरह के एटम अवेलेबल थे। मोनो एटॉमिक के अंदर एक ही तरह के एटम्स अवेलेबल थे, बट डाई एटॉमिक के अंदर दो तरह के एटम्स अवेलेबल रहेंगे। दो तरह मतलब कि टू मासिव एटम्स। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गिनती में से आता है। ठीक है ना। क्योंकि ये कब कब आया हुआ है, ये लगातार आता है। 2010 में आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 में, 11 में, 13 में और ये 17 में आया हुआ है। तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, मतलब मिल गए होंगे वैसे तो, बट फिर भी आप लोग देख लेना क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग पूछता है। क्वेश्चन वैसे पूछता है: डिराइव डिस्पर्जन रिलेशन फॉर वन डायमेंशनल डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस एंड डिस्कस थ्री ऑब्जर्वेबल फ्रॉम डिस्पर्जन कर्व। मतलब ले दे के आपको डिस्पर्जन कर्व के बारे में ही पूछेगा वो, या फिर आपसे पूछेगा उसके इक्वेशंस पूछेगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अल्टीमेटली वो पूछ रहा है आपसे डाई एटॉमिक के बारे में और कुछ नहीं है। ठीक है। सो सोल्व करते हैं हम लोग डाई एटॉमिक वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस आपको मैं बाद में लिखवा दूंगा किस तरह से पूछता है वो। लिखो, लेट अस कंसिडर। हमारे पास डेरिवेशन करना है इसको, तो लेट अस कंसिडर। सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है बस। जो मोनोएटॉमिक का काम था ना, वही डाइएटॉमिक में करना है, बस समझ समझ के करना है। लेट अस कंसिडर अ लीनियर लैटिस। let us consider linear lattice a linear lattice having two kind of atoms, having two kind of atoms। दो तरह के एटम्स है हमारे पास। टू काइंड ऑफ एटम्स, दो तरह के, क्योंकि डाइटोमिक लिखा हुआ है ना इसलिए। हैविंग masses m and m, हैविंग masses कैपिटल M एंड M। दो तरह के एटम्स हैं। पहले का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास कैपिटल स्मॉल m है। जो बड़ा वाला मास है वो बड़ा है, और जो छोटा वाला मास है वो छोटा है। एक भारी और एक हल्का है, एक लाइट वेट एक हैवी वेट। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर वो सेपरेट है। ठीक है ना। और वो डिस्टेंस लेटिस कांस्टेंट कहलाती है। अब ये बात आपको बताइए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। when two lattice vibrates, when two lattice vibrates, मतलब वो लेटिस से वाइब्रेट करेगा, vibrates, then the equation of motion, then the equation of motion। अब रुको एक बार, सुनो। पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, इसका स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है ना। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझो। बिफोर डिस्प्लेसमेंट की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये मान लो स्मॉल m मास है, ठीक है। इसके बाद जो स्प्रिंग है वो कैपिटल M मास की बनी हुई है, ठीक है। फिर वापस से स्मॉल m मास है। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर जो है चलता रहेगा, बहुत लंबी चेन है। एक लैटिस स्ट्रक्चर है जिसमें दो तरह के हैं। जैसे मान लो NaCl हुआ, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें एक हल्का एक भारी है, और दोनों इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरा सोडियम, तो ये चलता रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये बिफोर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जब आपने एनर्जी नहीं दी तब का ये बिफोर डिस्प्लेसमेंट, ये तब का स्ट्रक्चर है जब आप लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई है, ठीक है। अब मान लो आपने एनर्जी प्रोवाइड करवा दी, तब क्या होगा, इसका मतलब आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है आप लोगों ने, तो ये तो उसकी मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये भी उसकी मीन पोजीशन है, ये भी उसकी मीन है, और ये भी उसकी मीन है। तो ये तो उसकी मीन पोजीशन है। अब जब डिस्प्लेसमेंट दे दिया आप लोगों ने, तो ये सड़क के कहाँ पे आ गया, ये सड़क के आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे सड़क गया, ये यहाँ पे सड़क गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा नॉर्मली, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, लेटिस कांस्टेंट ए बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, लेटिस कांस्टेंट ए बोल देंगे। मतलब इनमें सेपरेशन सेम है सब में, लेटिस कांस्टेंट ए के बराबर, ठीक है। ये जो चीज है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो इसको आप nth एटम बोल दो। ये जो ये nth एटम है, कौन सा वाला बोले nth एटम, ये वाला बोल दो, चलो nth एटम, कैपिटल M मास को इसको बोल दो nth एटम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है, U2n, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है n एटम M मास वाले हैं और n एटम कैपिटल M मास वाले हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2n एटम हो गए। तो ये जो पोजीशन है ना इस M एटम की, वो क्या हो जाएगी, U2n हो जाएगी। इसके जस्ट पहले वाला एटम जो है ना, उसको मान लेते हैं हम लोग U2n-1। इसके पहले वाले को मान लो आप लोग U2n-2। इधर वाले को मान लो आप लोग U2n+1, क्योंकि हमारे पास डबल एटम्स है ना इस बार, इसलिए आपको 2n करना पड़ेगा। कल हमने n माना था केवल, यहाँ पर डबल एटम्स है। चलो अब फोर्थ इक्वेशन तो मैं आपको कल समझा ही चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि आज समझाने की जरूरत है कि एक एटम की मोशन पे आसपास के दोनों एटम्स के डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट होता है। कैसे होता है वो आप एक बार कल वाला लेक्चर देख लेना, अब कैसे देखोगे तुम लोग। खैर चलो कोई बात नहीं, याद रखो कल मैंने आपको समझाया था, जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड करी थी वो उनसे पूछना। सो फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी nth एटम के लिए। अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, सो फोर्थ इक्वेशन फॉर मास m, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जितना है उस अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाओ नीचे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास m मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इट जस्ट इक्वल टू द फोर्स कांस्टेंट बीटा मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट। हम लोग लिखते हैं ना F बराबर माइनस के एक्स, जहाँ पे के डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, सॉरी फोर्स कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है और F उसका फोर्स है। तो बीटा, और यहाँ पे मैंने कल समझाया था आपको कि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है दोनों एटम्स का। तो इसके जो पीछे वाला एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो, और इसके जो आगे वाला एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट भी माइनस कर सकते हो आप लोग। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट आप लोग माइनस कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार है ना, इसको तो मैं बोलता हूँ नंबर 1 वाला,
मतलब नंबर 1। अब इसके बाद में आप लोग निकालो इस वाले का, नंबर 2 वाले का। तो स्मॉल m मासिव का निकालो, फोर्स इक्वेशन फॉर स्मॉल m। नाउ द फोर्स इक्वेशन फॉर स्मॉल m मास, इसका मतलब कितना हो जाएगा m d2u2n। अब उसका डिस्प्लेसमेंट देखो आप, स्मॉल m का कितना है 2n प्लस में डिस्प्लेसमेंट है ना उसका, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेरिवेटिव इट जस्ट इक्वल टू द -2। अब उसके ऊपर अगर हम देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है u2n+1। उसके ऊपर इफेक्ट होगा उसके आगे वाले का और पीछे वाले का। तो पहले पीछे वाले का देख लेते हैं और फिर आगे वाले का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उसका आगे वाला है 2n+2, उसके आगे वाला है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग एक और निकालो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चाहो तो अभी तो इतना ही रहने दो, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद में एक चीज समझनी है आपको, U2n क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m मासिव एटम। ठीक है ना, यहाँ पे U2n क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M मासिव एटम। मतलब जो भारी वाला एटम है ना, उसका मास m है, कैपिटल M, उसका डिस्प्लेसमेंट U2n+1 है। और कल मैंने आपको सिखाया था डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो कैसे लिखते हैं इसको आप लोग, a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के x2n, ऐसे लिखी थी कल ही मैंने आपको। ठीक उसी टाइप से आप सिमिलरली कर दो। अब स्मॉल m का लिख दो, तो U2n+1 का लिख दो। वही सेम लैंग्वेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m मासिव एटम्स। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के x2n+1। ठीक है, फिर लिख दो U2n-1 का भी लिख सकते हो, वो भी स्मॉल m मास का है। ठीक है, तो उसका लिख दो, वो क्या हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ समस्या है, जो कैपिटल M मास है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे खिसकेगा, क्योंकि भारी जो होता है ना पार्टिकल, वो जरा सा खिसकता है, जरा सा ऑसिलेट करता है। आप लोग खुद सोचो, एक हल्का पार्टिकल है, जब आप उसको हिलाओगे तो हल्का पार्टिकल ज्यादा ऑसिलेट करेगा, भारी पार्टिकल कम ऑसिलेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मासेस अलग अलग है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये खास ध्यान रखने वाली बात है, बस यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल m कैपिटल M मास का कैपिटल A है, तो स्मॉल m मास का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ होगा, है ना, मतलब कम होगा, क्योंकि भारी वाला एटम कम उछलेगा, हल्का वाला एटम ज्यादा उछलेगा। इसका मतलब उनके एम्पलीट्यूड में क्या आएगा, फर्क आएगा। इसलिए एटम के एम्पलीट्यूड को आप लोग चेंज कर दो। यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है, हल्का वाला मास तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बस ये अंतर ध्यान रखना, बाकी तो डेरिवेशन हो जाएगा आपका, बाकी तो सेम कल वाला डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ठीक वैसे ही अगर आप लोग 2n+2 की बात करोगे, तो 2n+2 में भारी एटम रखा हुआ है, इवन नंबर में भारी एटम है, ओड नंबर में हल्का एटम है। तो भारी एटम का एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है। ठीक है ना, कैपिटल ए है एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल एम मासिव एटम, एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल एम मासिव एटम। और बी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल एम मासिव एटम्स। बस, अब ये इक्वेशन को आप लोग नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये सब वैल्यू पुट करेंगे ना हम लोग। अब इनमें भी आपको ये पता है x2n की वैल्यू कितनी होती है, x2n-1, ये भी तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग।
तो ये तो आपको कल ही मैंने लिखवाई थी, वेहर वहां पर xn था, यहाँ पर क्या है x2n है। तो दो n एटम को क्रॉस करके आने वाली डिस्टेंस, एक एटम को क्रॉस करोगे तो a आएगी, दो करोगे तो 2a आएगी, तीन करोगे तो 3a, चार करोगे तो 4a। ठीक उसी टाइप से अगर आप 2n एटम्स को क्रॉस करोगे तो 2na आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे आप लोग 2n माइनस वन निकाल सकते हो, तो 2n माइनस 1a। ऐसे आप लोग x2n प्लस वन निकाल सकते हो, तो 2n प्लस वन एटम्स को क्रॉस करने के बाद में ये आ जाएगी। ऐसे आप लोग x 2n प्लस टू निकाल सकते हो, तो वो कितना जाएगा। बस अब ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर दो, जो भी मैंने ऊपर बताई ना, 3 4 5, इन सबसे वैल्यू इधर आ जाओ। देखो देखो इक्वेशन नंबर एक चेक करना पहले, इक्वेशन नंबर एक के अंदर किस किस की रिक्वायरमेंट है। एक तो u2n चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है। u2n माइनस वन चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट है। u2n प्लस वन चाहिए, मतलब 4 की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको 3 4 5 से वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर एक में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर आपको x2n का वैल्यू जो मैंने लिखवाया ना वो पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी पुट करना पड़ेगा और यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। x2n का वैल्यू जो हम लोगों ने नीचे लिखा है, that is 2n minus 1 multiply with a, 2n plus 1 multiply with a, 2n multiply with a, ये सब आपको पुट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। एक और चीज, ठीक है, ये सब पुट करने से पहले आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। तो कल भी लिखवाया था आप लोगों को, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल ही होगा, बट उसका t का मल्टीपल, दैट मीन्स आयोटा ओमेगा, ये t का मल्टीपल है आयोटा ओमेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो t का मल्टीपल बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा। दूसरी बार फिर करोगे तो फिर से आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो दो बार आयोटा ओमेगा बाहर आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करने पे, और एक्सपोनेंशियल का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए इतना काम करते हैं हम लोग और सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ नीचे। तो पहले तो क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास कैपिटल M मास था, दो बार डिफरेंशिएट किया तो आयोटा ओमेगा दो बार बाहर आ गया, और ए तो है ही सही, वैसा था वैसा ही। और एक्सपोनेंशियल को आप लोग एक्सपोनेंशियल में लिखोगे ओमेगा टी माइनस, आप चाहो तो एक्स एन की वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना ये तो कटने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिंपल इसको लिख सकते हो 2na, क्योंकि x2n का वैल्यू कितना होता है 2na होता है। और x2n के साथ में और क्या था हमारे पास, ऊपर चेक कर लो, x2n के साथ में अच्छा k भी था, है ना, k x था ना, तो यहाँ पर k भी लिख दो भैया। तो यहाँ पे आप k भी लिख सकते हो, x2n k, इट जस्ट इक्वल टू द माइनस बीटा। फिर क्या था यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई विद u2n, क्या था 2 मल्टीप्लाई विद u2n, ये u2n की वैल्यू कितनी है, आयोटा ओमेगा टी माइनस। तुम लोग नोट्स तो प्रॉपर बना रहे हो ना, नोट्स प्रॉपर बनाओ, उनको रिवाइज करो, क्योंकि मैं आपको बनवा रहा हूँ लिख लिख के बढ़िया मेहनत करके, तो आप लोग भी बढ़िया मेहनत करो। फिर माइनस यहाँ पर क्या था, u2n माइनस वन था, तो u2n माइनस वन का वैल्यू कितना है, b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के u2n माइनस वन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n माइनस वन मल्टीप्लाई विद a प्लस माइनस b u2n प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा u2n प्लस वन मल्टीप्लाई विद a, खत्म काम। अब आपको ये कॉमन लेना ना u2n माइनस वन, तो कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के लिए करोगे कि आप लोग यहाँ पर पहले तो लिख दो, नॉर्मली हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन हो गया, और यहाँ पे m है ही सही वैसा का वैसा ही, और ओमेगा स्क्वायर है ही सही वैसा का वैसा ही, और a मल्टीप्लाई में ही सही, और ये कितना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस टू एन ए के, इट जस्ट इक्वल टू माइनस बीटा। ए बाहर निकाल लो, चलो ए बाहर मत निकालो, ए तो कॉमन आएगा नहीं ना, क्योंकि हर स्टेप में ए नहीं है ना,
ए तो बाहर नहीं आएगा, बट हाँ हर स्टेप में एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस 2 n a के, ये तो है ना, हर स्टेप में तो है ये। तो पहली स्टेप में से बाहर निकालो तो कितना बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बच जाएगा। दूसरी में से बाहर निकालोगे तो माइनस का बी तो बचेगा ही बचेगा, साथ में आयोटा ओमेगा टी माइनस 2 n a निकालोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए इतना बच जाएगा। क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है तो जुड़ी हुई घातें अलग अलग भी कर सकते हो आप लोग। फिर माइनस बीटा, यहाँ कितना बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस में के ए इतना बच जाएगा। सो अल्टीमेटली ये चीज़ आप लिख सकते हैं, इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी। और हम ये बात जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और बी कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल, ये होता है ना फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। इसको यूज करो आप लोग, तो कितना बचेगा हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास बच जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस बीटा 2 मल्टीप्लाई विद ए, और यहाँ पर माइनस माइनस आपने बाहर ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस बीटा और ये कितना हो जाएगा बी, एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के को कोस के ए लिख सकते हैं, 2 कोस के ए लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको एक तरफ ले लो, थोड़ा सा सेट कर लो, ए कोफिशिएंट को एक साथ ले लो तो कितना बचेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 बीटा। ठीक है, इसको मैं RHS वाली क्वांटिटी को कहाँ ले गया, मैं LHS में ले गया। फिर इसको ले आओ, यहाँ पर बी कोफिशिएंट ले जाओ, बी कोफिशिएंट वाला क्वांटिटी कितना है, 2 बीटा 2 बीटा और कोस के ए, कितना बचेगा हमारे पास, है ना, इट जस्ट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, कौन सी आ गई थी इक्वेशन हमारे पास, 6 आ गई थी, 7 नंबर इक्वेशन है, 7 नंबर। ठीक है, ये सब काम मैंने तब किया जब मैंने इक्वेशन नंबर 3 को, 4 को और 5 को कहाँ रखा, इक्वेशन नंबर 1 में रखा। इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं कर चुका हूँ, अब आप ऊपर आ जाओ वापस से। अब हमें करना है इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इधर आ जाओ। अब 2 के सॉल्यूशन में आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है तो एक तो 3 नंबर का यूज़ लो, एक इसकी रिक्वायरमेंट एक 4 नंबर का यूज़ लो और एक 6 नंबर का यूज़ लो। 3 4 6 से वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है ना। सिमिलरली तो आ जाओ, सिमिलरली काम सेम काम करना है, ठीक है ना। 3 से 4 से और 6 से वैल्यू कहाँ रख दो, 2 में। ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर स्मॉल m है और यहाँ पे वही आयोटा ओमेगा तो बाहर आएगा ही सही 2 बार, वो दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आएगा वो b आएगा और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस सॉरी ओमेगा टी माइनस यहाँ पर कितना 2n और -1, ये +1 था और ये था a मल्टीप्लाई विथ के, क्योंकि यहाँ पे u2n+1 से काम किया है ना आप लोगों ने, तो u2n+1 से इस तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिमिलरली इट जस्ट इक्वल टू द माइनस बीटा ट्वाइस ऑफ b u2n+1, मतलब एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस 2n+1 और के ए, ठीक है। फिर माइनस u2n में a आता है ना, तो u2n, तो 2n का कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस 2n a के, कितना बच जाएगा। फिर माइनस u2n+2, तो 2n+2 तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इवन नंबर आ गया ना, तो u2n+2 का कितना हो जाएगा लफड़ा, u2n+2, यहाँ पर हो जाएगा इजीली a, एक बार ऊपर चेक कर लेता हूँ मैं कितना है हमारे पास,
u2n+2, ओके, u2n+1, u2n और u2n+2, ठीक है। तो u2n+2 का काम कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। मतलब यहाँ पे बच जाएगा a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस 2n+2 a के। अब मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड होती है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से 2n+1 के ए बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे इससे काटना है। तो काटने के लिए मुझे इस टर्म में से क्या बाहर निकालना पड़ेगा, देखो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, तो यही सही, यहाँ पे b भी यही सही, एक्सपोनेंशियल आयोटा, ये मेरे पास क्या है, ओमेगा टी माइनस 2n+1 और a के, ये चीज़ अवेलेबल है। इट जस्ट इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं बाहर निकालूँ बीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस 2n+1 और के ए बाहर निकालना है मुझे, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, बाहर निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो कितना बच गया, 2 भी बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना समस्या ये है कि यहाँ पर ना 2n लिखा हुआ है, 2n+1 नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब एक काम करना पड़ेगा मुझे कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल इसको +1 करना ना, तो के ए का मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा के ए का मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई कर दूं माइनस आयोटा के ए का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आयोटा के को तो छोड़ दो यहीं पे ही, माइनस आयोटा के को आप अंदर ले लो इसके प्लस के अंदर, तो बाहर निकल जाएगा ना 2n+1, तो ये इससे कंबाइंड होके कितना बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2n+1 के, क्योंकि माइनस बाहर लोगे ना आप लोग इसलिए, तो बाहर निकल जाएगा वो, तो अल्टीमेटली यहाँ कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के a बचेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेप समझने वाली थोड़ी सी, आपको ये बाहर निकालना है, तो मुझे इसको बनाने के लिए एक्सपोनेंशियल आयोटा के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आयोटा के ए मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, जब पावर्स ऐड हो जाएगी तो पावर 0 हो जाएगी, इसका मतलब 1 होगा, तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा, ये 1 ही तो बनेगा, और जब ये 1 बनेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक उसी टाइप से आपको यहाँ करना है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसमें से एक अलग कर लो, तो माइनस में अलग हो जाएगा, तो माइनस ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, ये अलग हो जाएगा। अब आप लोग इसको इससे काट सकते हो आराम से, ये कट जाएगा, तो अब अल्टीमेटली कितना बचेगा हमारे पास बच जाएगा, इस b वाले फैक्टर को इधर ले लो, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर b, ये कितना बच जाएगा, -2, ये b बाहर ले लो, तो 2 बीटा बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस, तो बीटा a। अब ये बताओ, ये एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर, ये वापस से कोस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस के ए, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे b आ जाएगा, और b ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, और ये कितना बच गया हमारे पास, माइनस a 2 बीटा कोस के ए, हो गया काम, बराबर 0। इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास, पहले कितनी आ गई थी, 7 आ गई थी ना, अब 8 हो गई। अब 7 और 8 में आप देखो, ये इक्वेशन फॉर्म में लिखी हुई है, a का कोफिशिएंट इतना है, b का कोफिशिएंट इतना है, यहाँ पर a का इतना है, b का इतना है, तो अगर मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, तो आप लोगों को आई थिंक मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी आती होगी, देखो मैं शायद आपको सिखा दूं कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे ax1 प्लस bx2 लिखा हुआ है बराबर 0, अगर यहाँ पे ax3 प्लस bx3 लिखा हुआ है, bx4 लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे लिखते हैं कि दो कोफिशिएंट है हमारे पास a और b, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली के अंदर a b का मल्टीपल लिखते हैं, तो a का मल्टीपल x1, b का मल्टीपल x2, दूसरी के अंदर a का मल्टीपल लिखते हैं और फिर b का मल्टीपल लिखते हैं।
ठीक है ना। अब आप लोग फटाफट से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। सो इक्वेशन 7 and 8 in matrix form, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो कैसे लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में? यहाँ पर देखो, ये बना लो मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, अब एक बात देखो, ऊपर वाली 7 नंबर में ए का मल्टीपल क्या है? ए का मल्टीपल है -m⍵² प्लस 2 बीटा। ठीक है, ए का मल्टीपल क्या हो जाएगा? -m⍵² प्लस 2 बीटा। बी का मल्टीपल चेक करो, -2 बीटा कोस ए, -2 बीटा कोस। तो -2 बीटा कोस ए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास?